फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 के फर्स्ट क्वार्टर का इकोनॉमिक डेटा रिलीज किया गया, जिसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 13.5% रिकॉर्ड की गई। और साथ ही ये खबर भी सामने आई कि इंडिया अपने एक्स कॉलोनाइजर यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन हमारे लिए इसके अलावा कुछ और स्टार्ट्स पर भी नजर डालना जरूरी है। ऑक्सफैम इंडिया की इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट के अनुसार इंडिया एक एक्सट्रीमली अनइक्वल कंट्री है, जहां टॉप 10% लोग देश की 57% वेल्थ पजेस करते हैं, जबकि बॉटम 50% के पास सिर्फ 13% वेल्थ ही है। वहीं इंडिया की करीब 1/3 पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है और जीडीपी में 63% कंट्रीब्यूशन देती है। और हमारे ये ओवर क्राउडेड अर्बन एरियाज लिटरली कितने पानी में है, यह हमें रिसेंटली बैंगलोर के अर्बन फ्लड्स में देखने को मिल चुका है। कभी चेन्नई, कभी दिल्ली एनसीआर, कभी मुंबई और अब बैंगलोर अर्बन एनवायरमेंटल क्राइसिस अब एक आम बात हो गई है। अगर इंडियन इकोनॉमी की मेजर वीकनेसेस को देखा जाए तो इसकी रीजनली और सोशली अनइक्वल और अनबैलेंस डेवलपमेंट अनडाउटेडली टॉप पर आती है, जिसकी वजह से ही हमारा नेशनल इंटीग्रेशन तो सफर करता ही है, लेकिन इसके साथ ही अर्बन एरियाज पर एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से हर साल हम अर्बन फ्लड्स और राइजिंग पोल्यूशन जैसे मैनमेड क्राइसिस में बहुत से इनोसेंट लाइव्स भी खो देते हैं। दोस्तों, अगर हम इस बात पर गौर करें तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस इंटर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बढ़ते क्राइम रेट और रेगुलर हीट वेव्स, अर्बन फ्लड्स जैसे एनवायरमेंटल डिजास्टर्स सब एक कॉमन थ्रेड से इंटरलिंक्ड है, जो है अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे इनिशिएटिव के बारे में जानेंगे जो इंडिया के इस अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की एज ओल्ड स्टोरी को बदलने की क्षमता रखता है। इसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव इंडिया में रीजनली और सोशली बैलेंस्ड ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ हमारी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर की ग्रोथ में भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। यही नहीं, अगर इसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए तो ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को भी इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता है। तो चलिए हम जानेंगे ये ओडीओपी का इनिशिएटिव आखिर है क्या, साथ ही क्या है इसके फीचर्स, इसके पॉसिबल इंपैक्ट्स और कैसे ये इनिशिएटिव इसके पहले आई गई तमाम स्कीम से काफी डिफरेंट है। इसके अलावा हम कुछ ऐसे यूनिक इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे जो इस इनिशिएटिव के अंदर ग्लोबल ब्रांड्स बनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल प्रमोट करता है। इसीलिए इस इनिशिएटिव को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक्सपोर्ट्स की आखिर ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है जिसके चलते एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करना हमेशा ही एक बड़ी प्रायोरिटी बना रहता है। यूं तो अगर हम इंडिया की हिस्ट्री में जाकर देखें तो इंडिया हमेशा से वर्ल्ड के की एक्सपोर्ट हब में से एक रहा है, लेकिन ब्रिटिश पीरियड के दौरान हुए सिस्टमैटिक इकोनॉमिक ड्रेनेज और डीइंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आजादी के बाद भी इंडिया से होने वाला एक्सपोर्ट लगभग ना के बराबर था। ऐसे में जब अर्ली 1990s में इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स करते हुए फाइनली अपनी इकोनॉमी को ओपन करके बाकी दुनिया के साथ इंटरलिंक किया, तब अचानक इंडियन इकोनॉमी के लिए उसका एक्सपोर्ट सेक्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन की फिलॉसफी सिंपल है और वो है डोमेस्टिक मार्केट से ग्लोबल मार्केट की तरफ बढ़ना, जिसके चलते पूरी दुनिया ही एक सिंगल मार्केट जैसी बन जाती है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल्स तक सारे प्रोसेसेस उस जगह पर किए जाते हैं जहां उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम और इकोनॉमिकली एफिशिएंट हो। इसका प्राइम एग्जांपल हम चाइना के रूप में देख सकते हैं, जिसे वर्ल्ड्स फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया भर की एमएनसीज इसी इकोनॉमिक एफिशिएंसी के चलते अपने प्रोडक्शन सेंटर्स चाइना में लगाए हुए बैठी हैं। वहीं दूसरी ओर ग्लोबलाइजेशन का स्वाभाविक इफेक्ट यह भी है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट होने की वजह से समय के साथ यहां दुनिया भर से होने वाले इंपोर्ट्स भी बढ़े, लेकिन इन इंपोर्ट्स को फंड करने के लिए फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है। और यह बात भी तय है कि फॉरेन करेंसी भारत सरकार तो छाप नहीं सकती, इसलिए हमारी सैलरी की तरह ही ये फॉरेन करेंसी भी देश को कमानी पड़ती है ताकि वह उसके जरिए अपने इन इंपोर्ट्स को फंड कर सके। और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इंडिया फॉरेन करेंसी पजेस करने वाले कस्टमर्स को कुछ बेच सके, यानी इन शॉर्ट अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। एक कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस के बीच के इस बैलेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, जो अगर नेगेटिव हो जाए तो डोमेस्टिक मार्केट में डॉलर्स या दूसरी एक्सेप्टेबल ग्लोबल करेंसी की शॉर्टेज क्रिएट कर देता है।
और ये तो इकोनॉमिक्स का बेसिक सा रूल है कि किसी भी चीज की शॉर्टेज होने का सीधा मतलब है कि उसकी कीमत में बढ़ोतरी निश्चित है। और इस केस में डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होने का रिजल्ट होता है एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, यानी रुपए की वैल्यू में गिरावट। और ऐसा होने पर ही हमारे देश द्वारा इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स जैसे ऑयल, गैस इत्यादि की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और इसी के साथ ही महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ जाता है। साथ ही एक दूसरी बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा वही लोग उठा सकते हैं जो ग्लोबल मार्केट्स को कैप्चर कर सके, क्योंकि अगर एक ब्रांड सिर्फ इंडियन मार्केट में ऑपरेट कर रहा है और इसके उलट उसके कॉम्पिटिटर्स दुनिया के सभी मार्केट्स में है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण कॉम्पिटिटर के प्राइसेस हमेशा चीपर होंगे। और एमएनसीज के वर्ल्ड डोमिनेंस के पीछे यही वजह है। यही नहीं, एक्सपोर्ट्स का सक्सेस हमारे एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई सेक्टर इंडिया की जीडीपी का 37.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के डेटा के अनुसार एमएसएमई सेक्टर इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 49 to 50% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। यानी एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ इंडिया के एक्सपोर्ट ग्रोथ के साथ क्लोजली लिंक्ड है। इसी के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट, सोशल मोबिलिटी और रीजनली बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वहीं नोटेबल रूरल प्रेजेंस होने के कारण एमएसएमईज रूरल डेवलपमेंट और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हार्डकोर इकोनॉमिक्स के अलावा एक्सपर्ट्स एक और बड़ा फंक्शन सर्व करते हैं, जो है इंडिया की ब्रांड और सॉफ्ट पावर बनाना। आज हमें ग्लोबल मीडिया में इंडिया के अगेंस्ट एक बायस नैरेटिव लगातार देखने को मिलता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, जिसे लेकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने भी हाल ही में यूएस मीडिया पर ऑब्जेक्शन उठाया है। दोस्तों, वहीं अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो आप भी बताइए कि क्या एक इंपोर्ट डिपेंडेंट भारत कभी आत्मनिर्भर हो सकता है? हालांकि ये बात भी सही है कि एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंपोर्ट रिप्लेसमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी डिपेंडेंस म्यूचुअल होनी चाहिए। जैसे आज अगर हम मिडिल ईस्टर्न नेशंस पर ऑयल के लिए डिपेंडेंट हैं, तो उन्हें भी इंडियन कॉटन, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज और इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स जैसे इनपुट्स के लिए इंडिया पर इक्वली डिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि ये व्यापार एक तरफा ना हो और भारत आंख झुकाकर नहीं बल्कि आंख मिलाकर दुनिया से बात करे और व्यापार करे। तो दोस्तों, हमने जाना कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडिया के लिए किस वजह से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ओडीओपी एक्सपोर्ट प्रमोशन की पहली स्कीम है? साथ ही क्या पिछली सरकारों को एक्सपोर्ट्स की इंपॉर्टेंस का ज्ञान था ही नहीं? तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। आज के पहले भी हमारे प्रीवियस गवर्नमेंट्स द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए 1991 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके तहत लीगल हेल्प, डेटा सर्वर्स, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज और ट्रेनिंग सपोर्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को दिया गया। ऐसे में अगर हम आज की बात करें तो इस स्कीम के अंडर 4000 से ज्यादा यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं। टाइमली इंटरवेंशन और वेल प्लान्ड होने की वजह से ये स्कीम इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रही है। यही नहीं, अप्रैल 2000 में एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी लाई गई, जिसका एम एक्सपोर्ट्स के लिए एक सिंपल और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी और प्रोसीजर को इनिशिएट करना था। साथ ही इस स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि ट्रेड ऑपरेशंस, ड्यूटीज और टैरिफ्स की नजर से स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया को फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। यानी एसईजी से इंडिया की बाकी टेरिटरीज में गुड सप्लाई करने को इंपोर्ट्स माना जाएगा और वाइस वर्सा। ऐसा इसलिए किया गया था कि ये जोन्स कंपैरेटिवली लेसर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस और कॉर्पोरेट लॉस के रेस्ट्रिक्शन से दूर रहते हुए अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ अचीव कर सके। इन दोनों स्कीम्स ने इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट्स, स्पेशली आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के लिए ये सेम बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहां दिक्कत यह है कि सर्विसेज सेक्टर जनरली व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर होता है। लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सर्विस सेक्टर का कोई मुकाबला नहीं है। यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ ना होने की वजह से इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ और अनबैलेंस्ड ग्रोथ जैसी समस्याएं देखने को मिली हैं। वहीं दूसरी ओर एक समझने वाली बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ को प्रमोट करना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव है। साथ ही इसके एक्सपोर्ट हैवी होने के कारण इसके लिए लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी भी बेहद जरूरी है। यही नहीं, इनकी सप्लाई चेन लंबी होने की वजह से इनकी ग्रोथ के लिए एनक्लेरी इंडस्ट्रीज का होना भी जरूरी है। ऐसे में इस सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत से कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जरूरी हैं, जैसे रोड्स,
इलेक्ट्रिसिटी, टेस्टिंग फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, सर्टिफिकेशन लैब एक्सेट्रा। और दोस्तों यहीं पे एंटर होता है ओडीओपी अपने क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के साथ। दोस्तों इंडिया की स्ट्रेंथ हमारी डाइवर्सिटी है। आज हमारी ये वास्ट ज्योग्राफी, डाइवर्स इकोलॉजिकल जोन्स, कल्चरल डाइवर्सिटी और डाइवर्स ट्रेडिशनल स्किल्स इंडिया को बाकी सभी देशों से अलग बनाती हैं। ऐसे में इतनी डाइवर्स कंट्री का पोटेंशियल कुछ चंद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के थ्रू टैप नहीं किया जा सकता। इसीलिए इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल को टैप करने के लिए जरूरी है कि हर उस डाइवर्स प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाए जो हमारी इस यूनिकनेस को हमारा ब्रांड बना सके। और इस एस्पेक्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहले के सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव से हटकर है। ओडीओपी का आइडिया यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया जाए जिसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल अच्छा है और जो इस डिस्ट्रिक्ट में ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चर किया जाता रहा है। ऐसे सभी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके उनकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ब्रांडिंग और प्रमोशन किया जाएगा। इंडिया में करीब 766 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसका मतलब है 766 यूनिक इंडियन प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स। ओडीओपी एक्चुअली मेक इन इंडिया मिशन का ही एक एक्सटेंशन है, जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब के रूप में इमेजिन किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोडक्ट्स के सिलेक्शन से यह इंश्योर किया जा सकता है कि इंडिया की डाइवर्सिटी को पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया जाए। साथ ही जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सक्सेस के लिए बहुत से कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल में किसी डिस्ट्रिक्ट में एप्पल्स, किसी में वॉलनट्स और किसी में सैफरन के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है, तो इनके लिए स्पेसिफिकली जो प्रोसेसिंग, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, स्टोरिंग और पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेपरेटली डेवलप किया जा सकता है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि असल में ओडीओपी एक स्कीम नहीं है, बल्कि उससे बड़ी एक लार्जर फिलॉसफी और ओरिएंटेशन है जो हर इंडस्ट्री ओरिएंटेड मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स को गाइड कर सकती है। दोस्तों हमने ओडीओपी की फिलॉसफी के बारे में तो जाना, आइए अब हम आपको इसके स्पेसिफिक फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बताते हैं। ये बात सही है कि ओडीओपी का मेन ऑब्जेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन है, लेकिन इसके बहुत से सब एरियाज भी हैं। जैसे ओडीओपी के थ्रू हमारे लोकल क्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल आर्ट को भी प्रिजर्व और डेवलप किया जा रहा है। यह हमारा हेरिटेज है और ग्लोबलाइजेशन के साइड इफेक्ट के तौर पर हमारी ये आर्ट फॉर्म्स एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, ये इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा इन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बढ़ाकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कॉम्पिटिटिव बनाना और उसके लिए इन लोकल आर्टिसंस की स्किल्स को इनहांस करके अपने फुल पोटेंशियल तक लाना भी ओडीओपी का ही एक ऑब्जेक्टिव है। साथ ही इस इनिशिएटिव के थ्रू लोकल एम्प्लॉयमेंट और इनकम इंक्रीज की जा सकेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट के लिए होने वाले माइग्रेशन में कमी लाई जा सकेगी। यही नहीं, इस प्रोडक्शन को टूरिज्म ग्रोथ के साथ कनेक्ट करना भी इस स्कीम के थ्रू पॉसिबल हो सकेगा। इसके लिए इससे जुड़े डेमोज और गिफ्ट्स के लिए सेल्स आउटलेट भी जगह जगह डेवलप किए जाएंगे, जिससे टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। लेकिन इन सब के माध्यम से इस स्कीम का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रीजनल और सोशल इंबैलेंस को करेक्ट करना। दोस्तों इस गोल को अचीव करने के लिए ओडीओपी के ही अंडर फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए कुछ सब स्कीम्स भी मौजूद हैं। जैसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्कीम के तहत कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाने के प्रोजेक्ट्स की 90% तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स फाइनेंस करेंगी। वहीं मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम के तहत ओडीओपी प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले और सेल के लिए नेशनल और इंटरनेशनल फेयर्स या एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। मार्जिन मनी स्कीम्स के तहत प्रोजेक्ट कॉस्ट के एक सर्टेन परसेंटेज को एप्लीकेंट्स को सब्सिडी की फॉर्म में फाइनेंस किया जाएगा। और ऐसे ही स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत स्किल्ड आर्टिसंस को उनके एग्जिस्टिंग स्किल के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल्स के थ्रू सर्टिफाई किया जाएगा, जबकि अनस्किल्ड आर्टिसंस को फ्री ऑफ कॉस्ट 10 डे ट्रेनिंग और एडवांस टूल किट प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों अब तक ओडीओपी स्कीम की फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स तो हमने जान लिए, लेकिन इस इनिशिएटिव की ट्रू पोटेंशियल को समझने के लिए आइए अब नजर डालते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पर जो इंडिया की इस स्ट्रेंथ एंड डाइवर्सिटी को साबित करते हैं। वैसे तो अगरबत्ती हम सभी के घरों में देखने को मिलती है, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन शायद आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फ्रेग्रेंट अगरबत्तीज त्रिपुरा के वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती हैं। अगरबत्ती सिर्फ पूजा में ही नहीं बल्कि मेडिटेशन और एरोमा थेरेपी में भी यूज की जाती हैं। ऐसे में जरा सोच कर देखिए कि अगर इन्हें
असिस्टिव मेडिटेटिंग डिवाइसेस, इको फ्रेंडली रूम फ्रेशनर्स या एरोमा थेरेपी प्रोडक्ट्स के रूप में ब्रांड करके प्रमोट किया जाए तो इससे कितना बड़ा मार्केट क्रिएट किया जा सकता है। दोस्तों ऐसे ही आप ये बात तो जानते ही होंगे कि टेक्सटाइल और डाइंग इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स वाटर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में अजरक नाम का एक हैंड ब्लॉक प्रिंट आर्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता है जिसमें नेचुरल डाइज का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, इस टेक्निक के यूनिक जियोमेट्रिक और फ्लोरल पैटर्न्स गारमेंट्स और क्लोथ शीट्स पर 4 चांद लगा देते हैं। ऐसे में अरजाक को इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स में एक बड़ी ब्रांड बनाया जा सकता है। इसी तरह क्या इथियोपिया और ब्राजील की अरेबिका कॉफी के बारे में किसी ने नहीं सुना होगा, काफी फेमस है। लेकिन आपको यह बात रोचक लगेगी कि केरला के कन्नूर जिले में भी वर्ल्ड क्लास अरेबिका कॉफी कल्टीवेट की जाती है जो अपने एक्सीलेंट एरोमा, माइल्ड एसिडिटी और माइल्ड इंटेंसिटी के लिए जानी जाती है, जिसे और भी ज्यादा प्रमोट किए जाने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर असम के करीमगंज जिले के जंगलों में मिलने वाले बंबू से बंबू स्ट्रॉ, बंबू बॉटल और रूम डिवाइडर्स जैसे यूनिक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। सिंप्लिसिटी, लाइट वेट और एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के अलावा इनकी इंट्रिकेट डिजाइन और हाई क्वालिटी करीमगंज को एक्सपोर्ट हब बनाने का पोटेंशियल रखती है। ऐसे ही कर्नाटका के बिदार जिले में बनाए जाने वाले मेटल हैंडीक्राफ्ट्स को बिदारी वेयर के नाम से जाना जाता है, जिसमें कॉपर, जिंक और सिल्वर का एक यूनिक एलॉय यूज होता है जिसे एक सिंबल ऑफ वेल्थ माना जाता है। फ्लावर्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और ह्यूमन फिगर्स के साथ साथ कुरानिक वर्सेस भी इन मेटल हैंडीक्राफ्ट्स को नवाजते हैं, जिससे खासकर इस्लामिक नेशंस में इन हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट देखने को मिल सकता है। यही नहीं, बिदारी वेयर जैसे ही क्वालिटीज वाली पॉटरी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी बनाई जाती है, जिसे ब्लैक पॉटरी कहा जाता है, जहां इन पॉटरी आइटम्स की डार्क शाइनिंग बॉडी पर सिल्वर डिजाइन्स इनग्रेव की जाती है। दोस्तों ऐसे ही यूपी के मुरादाबाद में ब्रास के डेकोरेटिव आइटम्स और यूटेंसिल्स जैसे वेसेस, स्टूल्स, भगवान की मूर्तियां और ट्रेज बनाई जाती हैं, जो अपने ब्रास वर्क के इंट्रिकेट डिजाइन्स के लिए इतने मशहूर हैं कि मुरादाबाद को इंडिया की ब्रास सिटी भी कहा जाता है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बात करें तो ये बात सही है कि ये एरिया नक्सल अटैक्स की वजह से हमेशा इनफेमस रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये डिस्ट्रिक्ट अपने ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स के लिए भी बहुत फेमस है। बस्तर में स्क्रैप आयरन के शो पीसेस बनाए जाते हैं जो क्लासिकल इजिप्शियन स्टाइल रिजेंबल करते हैं। ये आयरन क्राफ्ट्स इस रीजन के ट्राइब्स के रिलीजियस ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना, साथ ही हमने ये भी जाना कि पास्ट में इंडिया ने किस तरह सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में सफलता हासिल की है और किस तरह ओडीओपी इनिशिएटिव की मदद से यही सक्सेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में भी हासिल की जा सकेगी। दोस्तों अगर हमें भारत की ग्लोबल ब्रांड बनानी है तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आइडेंटिफिकेशन की ये प्रोसेस हमेशा हमें हमारी डीप हिस्ट्री, रिच सिविलाइजेशन और ट्रेडिशनल स्किल्स की तरफ ही लेकर जाएगी। वहीं अगर दूसरी ओर हमें अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ानी है और ग्लोबली इंडिया के पोर्ट्रेयल और नैरेटिव को कंट्रोल करना है तो हमें अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी और अपने रूट्स में प्राइड डेवलप करनी होगी और उसके लिए हर इंडियन सिटीजन्स को इंडियन प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ तभी ओडीओपी जैसे इनिशिएटिव्स सफलता की सीढ़ी चढ़ सकेंगे। तो दोस्तों ये थी कहानी ओडीओपी की। आपके हिसाब से वो कौन से रिफॉर्म्स हैं या फिर पॉलिसी चेंजेस हैं जो ओडीओपी में किए जाने चाहिए इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए, या आपके हिसाब से एकदम एप्रोप्रिएट स्कीम है? ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में आपसे बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, exports are important not only for a country's economy but also for its international standing. Analyze. And with this question my friends that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।